नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सेटिंग। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी। अजीत जी, बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की चर्चा को ही आज भी जारी रखें। और देखिए, नितिन नवीन फिर से पटना पहुंच गए। लगातार बैठकों का दौर जारी है और जिस तरीके से भाजपा ने ताकत झोंकी है, कह सकते हैं धीरे धीरे भाजपा बढ़त बना रही है। और भाजपा की पूरी ताकत और सामने से अकेले प्रशांत किशोर दिखाई पड़ रहे हैं। उन्हें पदयात्रा भी करनी है। आज हमने कार्यक्रम देखा, वे कई घंटे निजी बैठकों में समय दे रहे हैं। लेकिन भाजपा के पास इतने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि केंद्रीय मंत्री को भी शक्ति केंद्र का प्रभारी बनाया जा रहा है। मतलब 2 से 4 बूथों के प्रभारी एक केंद्रीय मंत्री या बिहार सरकार के मंत्री होंगे। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रचार को देखेंगे तो वो पुरानी कहावत है ना, जान न पहचान, गमछा और टोपी और पट्टा ले लो मेहमान। हाँ, तो अब सुबह सुबह 6 बजे मंत्री जाग जा रहे हैं, विधायक जाग जा रहे हैं। यदि प्रशांत किशोर ने पार्क में सुबह की सैर करने वाले लोगों के बीच जाकर संवाद शुरू किया, तो ये भी कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, दुआ सलाम हो रहा है, प्रणाम हो रहा है। लेकिन एक बात फिर वही, तेजस्वी यादव नहीं है, राजद कहीं नहीं है। और यदि बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के मिजाज को देखें, यह तो हम और आप मानते ही हैं कि बहुत तेरे लोग चाहते हैं कि एक सशक्त विपक्ष हो। लोकतंत्र की खूबसूरती विपक्ष में है। और विपक्ष की ऐसी खामोशी, जो विपक्ष अभी है राजद, विपक्ष की ऐसी खामोशी से लोग परेशान हैं। तो जो जुबान चाहते हैं, जो आवाज चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके पक्ष की बात सरकार जो फैसले करती है उस पर सवाल उठाने वाले लोग भी हों, वह प्रशांत किशोर के साथ दिखते हैं। लेकिन संख्या कितनी होगी, क्योंकि यह लड़ाई इतनी बड़ी हो गई है और बीजेपी का कारवा इतना बड़ा हो गया है, पूरी ताकत झोंकती है, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और कहा जा रहा है 20 जुलाई के बाद तो असली ताकत बीजेपी की दिखेगी। झांकी अभी दिखाई जा रही है। हम लोगों ने कल भी कहा था कि हर घर के जिम्मे भाजपा के 2 से 5 कार्यकर्ता और नेता होंगे, जिन्हें इस बात की जिम्मेदारी दी जाएगी कि उनसे आपकी मुलाकात हो चुकी है, उन्हें आप समझा चुके हैं और उन्हें जाकर मतदान करा देना है। मतलब यदि घर में 5 वोटर हैं, 4 घर में 20 वोटर हैं, तो 20 वोटर की जिम्मेदारी नेता उठाएंगे, विधायक उठाएंगे, मंत्री उठाएंगे। तो इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन डर लगता है। कभी कभी एंटीबायोटिक दवाओं का ओवरडोज भी हो जाता है, जो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि दिन भर, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां काम काजी लोग अधिक रहते हैं। सुबह काम करने को निकल गए, या तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या कहीं कोई दुकानदारी कर रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं। अब उनके घर हर घंटे, हर आधे घंटे पर कोई ना कोई दस्तक दे रहा है। नहीं भैया, नीरज सिन्हा को ही जिताना है, नितिन भैया का सवाल है। उधर से आवाज आ रही है, नहीं बदलाव लाना है, प्रशांत किशोर को जिताना है, क्योंकि इस उपचुनाव से कोई बदलाव नहीं होना है, न सम्राट चौधरी की सरकार को हटना है और न कोई नई सरकार बननी है। लेकिन इन सब से इतर हमने और आपने कल सुना ही, कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के बाद लालू यादव की तबियत भी खराब हो गई थी, वे आईजीआईएमएस गए थे। तेजस्वी यादव बेखबर। कल कुछ तस्वीरें आई जिसमें यह दिख रहा था। अब तस्वीरें कब की हैं, नहीं है, सच है नहीं है, वह नॉर्वे में है। तो विपक्ष विपक्ष को नई आवाज बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मिलते हुए, जीत हार अलग है, लेकिन यदि प्रशांत किशोर नंबर 2 पर रहे जैसा लग रहा है, तो फिर बिहार में विपक्ष का चेहरा बदलेगा और लड़ाई नए तरीके से होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर की जीत हार में बहुत सारे रहस्य छुपे हैं और लोगों ने यह समझ लिया है, यदि कोई एक लड़ाका सामने से आता है तो लड़ने के लिए कितनी बड़ी सेना को बीजेपी को उतारना पड़ता है सामने से। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब हम लोग तो हर पहलू से बांकीपुर के का विश्लेषण कर रहे हैं। अभी जो आपने कहा, इसमें 2-3 बातें हैं, जिन तीनों बातों पर हम लोग को बारी बारी से चर्चा करनी चाहिए है कि क्यों बीजेपी ऐसा कर रही है, इतनी ताकत क्यों लगा रही है। दूसरा
प्रशांत किशोर को लेकर के क्यों इतनी चिंता है, और अगर वो आए तो क्या बदलेगा, या अगर वो कम अंतर से हारते हैं तब भी क्या बदलेगा, और तीसरा कि अपोजिशन का क्या वॉइस वो बनेंगे और तेजस्वी यादव क्यों नहीं आ रहे। सबसे पहले इसी से शुरू करें कि बीजेपी ऐसा क्यों लड़ रही है। तो ये हो सकता है कि बांकीपुर के लोगों के लिए हैरानी की बात हो चुकी, उन्होंने इस तरह की लड़ाई नहीं देखी है पहले। नितिन नवीन के लिए कोई इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। सब सारी गलियां, सारे घर उनके जाने पहचाने थे, लोग जाने पहचाने थे, और सबको पता था कि कहाँ वोट करना है, और हर चुनाव में उनका जीत का अंतर बढ़ता जा रहा था। लेकिन अभी जो बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ रही है ज्ञानेश्वर जी, ये ओरिजिनली बीजेपी का तरीका है चुनाव लड़ने का। बीजेपी हमेशा ऐसे ही चुनाव लड़ती है। इसमें अब जितनी बड़ी चुनाव हो, जितना बड़ा चुनाव होता है उतनी बड़ी ताकत लगती है, उस तरह से दिखाई देता है वो। लेकिन लड़ती बीजेपी इसी तरह से, कोई कसर नहीं छोड़ती है भारतीय जनता पार्टी। उसके पास जो ताकत है उस पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है। और एक सिद्धांत के तौर पर बीजेपी ने यह तय किया है कि अपोजिशन में उम्मीदवार चाहे बहुत बड़ा पहलवान हो या छोटा पहलवान, उसके सामने लगानी अपनी पूरी ताकत है। ये नहीं हो कि बाद में गच्चा खा गए और अफसोस कर रहे हैं कि अरे ये सब तो आज किए ही नहीं, ये सब किए रहते तो जीत जाते। ये बीजेपी नहीं छोड़ती है, ये गुंजाइश नहीं छोड़ती है। उसके बावजूद चुनाव हार जाते हैं लोग, लेकिन हार जाने का उनको अफसोस नहीं रहता, कि हम रिग्रेट नहीं रहता कि हमने ये काम नहीं किए। वो सारे काम हर चुनाव में करते हैं। आपको याद होगा ज्ञानेश्वर जी, हम तो कई बार लगातार इसी बांकीपुर के संदर्भ में लोगों से चर्चा हो रही है, तो लोग भी याद दिला रहे हैं कि 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने 4 दिन बनारस में कैंप किया था। देश में कहीं भी जाते थे तो लौट के बनारस आते थे, और बनारस को उन्होंने हेडक्वार्टर बना रखा था, और गांव गांव घूमा बनारस में। उन्होंने आसपास के गांव में कितनी जगह रैलियां की, कितनी जगह गए वो, कितने उनके रोड शो हुए। तो सब आदमी कह रहा था कि अभी देखिए, अब ये टाइम आ गया कि प्रधानमंत्री जो है सो गांव गांव घूम रहे हैं, सो बीजेपी डेस्परेट है। लेकिन नतीजा जब निकला, बीजेपी 300 से ज्यादा सीटों से जीती, तो उसके बाद सब लोग भूल गए ना। सब आदमी जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्यों उन्होंने बनारस को हेडक्वार्टर बना रखा, तो सब चुप हो गए। क्योंकि जीत अल्टीमेटली, जीत जो है वो सबका मुंह बंद करा देती है। आपने कितनी मेहनत करके हासिल की या आसानी से आपको जीत हासिल हो गई, वो फर्क नहीं पड़ता है, जीत महत्वपूर्ण है। तो ये बीजेपी ने एक सिद्धांत बना रखा है कि लड़ाई तो पूरी ताकत से लड़नी है, जितने संसाधन है वो सारे लगाने हैं, ताकि बाद में ये रिग्रेट नहीं रहे कि हमने ये नहीं किया। तो ये बांकीपुर में वही हो रहा है कि सारी ताकत लगाई। अब कोई अफसोस तो नहीं रहेगा ना, नतीजा जो है अभी तो लग ही रहा है कि आप कह ही रहे हैं कि रोज दिन प्रतिदिन अब बीजेपी अपना कंसोलिडेट कर रही है पोजीशन, अपनी ग्राउंड गेन कर रही है। लेकिन अगर इसके बावजूद बीजेपी कॉम्प्लेसेंट नहीं होगी, इसके बावजूद ग्राउंड गेन कर रही है, इसके बावजूद बीजेपी लापरवाह नहीं होने जा रही। बीजेपी इसी अंदाज में चुनाव लड़ेगी। उसके पास जितने बड़े नेता हैं उनकी एक सूची जारी हो गई है, वो सारे नेता घूमेंगे शक्ति केंद्रों पर, मतलब 2 से 4 बूथ की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री या प्रदेश के मंत्री को दी जाएगी। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हर घर के पीछे 2 से 4 या 5 लोग लगाए जाएंगे कि उस घर के तमाम लोगों को कन्विंस करें और वोटिंग के दिन उनको निकाल करके वोट डलवाने ले जाए। बाकी जो साम दाम दंड भेद वाले उपाय हैं वो सब हो रहे हैं। आज सुना हमने कि प्रशांत किशोर के ऊपर पत्थर भी चले, या ये भी देखा हमने कि प्रशांत किशोर के वो जो पोस्टर्स लगे, वो प्रचार किया गया, किस तरह का प्रचार किया गया, या तेजस्वी यादव को की पार्टी को लड़ाई में खींच के लड़ाई में ले आने के लिए जो प्रयास हुए, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई। तो सारे उपाय किए जाएंगे, धारणा के स्तर पर, कैंपेन के स्तर पर, संसाधन झोंकने के स्तर पर, नेताओं के स्तर पर, हर तरह का बीजेपी उपाय करेगी और चुनाव जीत जाएगी। तो फिर उसकी चर्चा नहीं होगी कि बीजेपी कैसे कितनी मेहनत की थी या कितने लोगों को लगाया था। ये होगा फिर बीजेपी आगे बढ़ेगी कि चुनाव जीत गए। तो ये बीजेपी के लड़ने का तरीका, और प्रशांत किशोर से बेहतर इस तरीके को कोई नहीं जानता है। बिल्कुल, बीजेपी भी इस बात को जान रही है कि प्रशांत किशोर एक एक मूव जानते हैं बीजेपी कि बीजेपी कहाँ क्या मूव करती है, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये आज की जो बीजेपी है, मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली जो बीजेपी है, इस बीजेपी के लगातार चुनाव अभियानों में शामिल रहे ना प्रशांत किशोर। 12 का विधानसभा चुनाव गुजरात का और 14 का लोकसभा चुनाव देश का, ये दोनों चुनाव तो उन्होंने लड़वाए थे, वो उनके सलाहकार और रणनीतिकार के तौर पर। तो वो जानते हैं कि मूव क्या होगा, और बड़ी बारीकी से उन्होंने आगे के कैंपेन्स भी बीजेपी के देखे हैं। इसलिए भी बीजेपी कोई और चांस नहीं ले रही है, कोई और मतलब कोई जोखिम नहीं ले रही है कि प्रशांत किशोर जानते हैं उससे इतर क्या क्या किया जा सकता है। तो पहला जो मामला था, जिसको जो 3 पहलू हमने इसमें आइडेंटिफाई किया चर्चा के लिए, पहला बीजेपी क्यों लड़ रही है,
बीजेपी ऐसे ही लड़ती है। और चूंकि प्रशांत किशोर अपोनेंट हैं और उसको पता है बीजेपी को कि प्रशांत किशोर हर दाव जानते हैं, तो बीजेपी नए दाव लेकर के आई है, नई चीजें आजमा रही है ताकि प्रशांत किशोर को मात कर सके। कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाह रही। तो तो पहला तो देखिए ये है। प्रशांत किशोर की बात आपने कही ना जी, मैं यही जोड़ दूं कि अपोनेंट है, मेन अपोनेंट वही है। देखिए आज सोशल मीडिया पर एक और पोस्टर, एक तस्वीर वायरल हो रही है जो प्रशांत किशोर के लोगों ने ही वायरल की होगी कि 40 स्टार प्रचारकों की सूची सामने दिखाई जा रही है और उसके सामने खड़े हैं प्रशांत किशोर और पूछा जा रहा है कि आप किसके साथ हैं, ये 40 के साथ हैं या इन 40 के खिलाफ लड़ने वाले अकेले प्रशांत किशोर के साथ हैं। और बीजेपी के एक बड़े नेता ने एक और चिंता जाहिर की कि देखिए बांकीपुर का उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सामने से प्रशांत किशोर है और प्रशांत किशोर क्या है, प्रशांत किशोर को कहीं भी भारत के किसी भी प्रदेश में परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। भले ही हम चर्चा अभी न कर रहे हो, लेकिन प्रशांत किशोर की जाति ब्राह्मण है और यदि प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाते हैं, बांकीपुर से भाजपा को हरा देते हैं, तो आगे आने वाले दिनों में मतलब अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो प्रशांत किशोर ब्राह्मण नेता बन जाएंगे और फिर उत्तर प्रदेश में भी वह असर डाल सकते हैं क्योंकि वहां ब्राह्मणों में एक नाराजगी देखी जा रही है। तो प्रशांत किशोर को बांकीपुर में ही रोक देना भाजपा की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, भाजपा की चुनौती है। अब वह नंबर 2 पर रहेंगे तो खतरा तेजस्वी यादव को है। अब तेजस्वी यादव को यह बात समझनी है कि वह नंबर 2 रहना चाहते हैं कि नंबर 3 रहना चाहते हैं। ठीक है, उन्हीं नंबर 3 तो वो हो गए हैं। अब क्या आप कितना भी जोर लगाएंगे तो वो नहीं, उनका कैंपेन नहीं उठ रहा है क्योंकि लड़ाई जिससे एक बार तय हो जाती है, लड़ाई उसी के बीच में होती है। तो पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी प्रशांत किशोर को लेकर के क्यों चिंतित है। एक पहलू उसका आपने बताया, हम लोग पहले भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अगर एक बार जो है अगर कोर वोट टूटता है तो उसका क्या असर होगा। अब दो ये इसके दूसरा जो पहलू है कि क्यों प्रशांत किशोर की वजह से इतना चिंतित है। प्रशांत किशोर फैक्टर है, ब्राह्मण जाति फैक्टर है। उसके अलावा 2 कारण और हमको ज्ञानेश्वर जी समझ में आ रहे हैं जो इसी से जुड़े हुए हैं। पहला कारण तो यह है जो भोजपुरी में एक हम लोगों के यहाँ कहावत है कि लड़का का मरला के डर ना, जम का परिकला के डर। मतलब बच्चा मर गया इसका डर नहीं है, जमराज ने रास्ता देख लिया घर का, इसका डर है। तो ये बीजेपी को एक बड़ा डर है कि अगर हारेंगे वहां, अगर हार गए वहां या जीत हार का अंतर बहुत कम हो गया, बहुत नजदीकी मुकाबला हो गया, तो ये फिर ये मैसेज जाएगा कि बीजेपी को हराया जा सकता है। और बीजेपी को कैसे हराया जा सकता है, तो उसका कोर वोट तोड़ करके हराया जा सकता है। तो ये अगर ये बीजेपी नहीं अफोर्ड कर सकती है, इस समय बीजेपी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती है क्योंकि इसके आगे का चुनाव जो होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जीवन का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। 14 से भी बड़ा चुनाव 29 का होने जा रहा है। तभी आप देखिए 29 के चुनाव की कितनी तैयारी हो रही है। अभी से जो सारी तैयारियां हैं, परिसीमन हो, नारी शक्ति वंदन कानून हो या दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जो बिल आने वाले हैं, 129वां संशोधन, 130वां संशोधन, 131वां संशोधन, सारे बिल आने वाले हैं। उसकी तैयारी इसलिए है कि 29 का चुनाव दिख रहा है कि बड़ा भारी चुनाव होने वाला है। अब 303 सीटों से बीजेपी 240 सीट पर आई है, 63 सीटों का नुकसान हुआ था 24 के चुनाव। तो 29 इसलिए महत्वपूर्ण है। उसके पहले कोई ऐसा नैरेटिव बीजेपी सेट नहीं होने देगी जिससे ये अपोजिशन के लोगों का हौसला बढ़े कि वो हरा सकते हैं बीजेपी को। जनता के बीच में एक मैसेज जाए कि कोई बीजेपी को हरा सकता है। तो ये एक खतरा, एक चिंता प्रशांत किशोर को लेकर के है। और प्रशांत किशोर कोई मामूली उम्मीदवार नहीं है कि वो हरा देंगे तो कोई बात नहीं, चलिए जीत गए तो कोई बात नहीं। वो जीतेंगे तो उसका बड़ा नैरेटिव बनाएंगे, देश भर में उसका नैरेटिव बनेगा जिसका पहला असर हमको लोग को दिखाई देगा उत्तर प्रदेश में। आप देखिए ये भी जो नैरेटिव है 40 बनाम 1 खड़ा करने का, ये सब मैटर करता है। लोगों के दिमाग में ये बातें आती हैं, अकेला आदमी लड़ रहा है, ये मैसेज होता है बड़ा भारी। और हमको ध्यान आया जब आप कह रहे थे तब झारखंड का, झारखंड में इसी तरह से कैंपेन किया था हेमंत सोरेन ने। उन्होंने बताया था 5 या 6 कितने पूर्व मुख्यमंत्री और एक तरफ हेमंत सोरेन कहा। और उन्होंने कई दूसरे राज्यों के जो प्रभारी मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी भी तस्वीरें लगाई थी कि भाई असम के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश हेमंत बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ा रहे हैं। और झारखंड के सारे पूर्व मुख्यमंत्री मतलब अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, मधु कोड़ा और चंपई सोरेन, 5 पूर्व मुख्यमंत्री, एक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, एक असम के मुख्यमंत्री, ये 7 लोग मिलकर के अकेले हेमंत सोरेन से लड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सेम तस्वीर थी जैसी आप बता रहे हैं, इधर 7 लोगों के चेहरे और इधर हेमंत सोरेन का चेहरा। और वो कितना असरदार हुआ झारखंड में ये कहने की जरूरत नहीं है।
तो प्रशांत किशोर इन सब चीजों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो जान रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के सबके बराबर, सबकी सामूहिक ताकत के बराबर अपने को खड़ा कर दिया। तो ये सब नैरेटिव बहुत अपील करती है लोगों को, ये सब चीजें लोगों को अपील करती है। तो बीजेपी इस वजह से भी घबरा रही है। कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी, जीत जाते तब भी, हार जाते तब भी। तो यमराज घर न देख लें, लोगों के बीच में ये मैसेज न हो जाए कि बीजेपी को हराया जा सकता है, क्योंकि एक बार हराया हेमंत सोरेन ने ज्ञानेश्वर 19 में बीजेपी को, तो 24 में भी हरा दिया। बिल्कुल। तो ये होता है कि अगर आप हराने लगे तो ऐसा ना हो कि आपको भी मंत्र मिल जाए कि कैसे जीता जाता है। उनको मंत्र मिल गया ना कि कैसे जीता जाता है, उन्होंने भी मैया सम्मान योजना में पैसे दे दिए, वो मंत्र मिल गया पैसे देने। और देखिए ना अजीत जी, संजय गांधी जैविक उद्यान से प्रशांत किशोर ने शुरुआत की सुबह की सैर करने वाले लोगों से मिलने के लिए। संजय गांधी जैविक उद्यान बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, एसके पुरी पार्क बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में है। अब वह लगता है रोज मंदिर बन गया है नेताओं की तरफ। वहां भी सबसे पहले प्रशांत किशोर पहुंचे। जब प्रशांत किशोर जाते हैं तो प्रशांत किशोर के चेहरे को और प्रशांत किशोर के नाम को बताने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो एक दिन गए, अब हर दिन सुबह 6 बजे जागकर भाजपा के मंत्री पहुंच रहे हैं, भाजपा के विधायक पहुंच रहे हैं, बहुतों को पहचान बताना होता है। और जो हमने कहा ना कि जान न पहचान दोनों तरफ से चल रहा है। वो पीला गमछा पहना रहे हैं या भाजपा का पट्टा पहना रहे हैं, जान न पहचान, गमछा ले लो, पट्टा ले लो मेरे मेहमान। तो ये स्थिति है। मतलब ये तो है ही है कि जो प्रशांत किशोर करेंगे उससे आगे बढ़कर आपको 4 बार यह काम करना है। हाँ, तो ये भी यही तो हुआ कि आप वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं और आप उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। ये एक बड़ी ताकत होती है। इसका पहले आमतौर पर बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी और उसके अपोजिशन के लोग उसका जवाब देते में चुनाव बीत जाता है। बीजेपी ही तो एजेंडा सेट करती है, उसी एजेंडे पर अपोजिशन रिएक्ट करता रहता है हमेशा। जैसे एक एजेंडा बीजेपी ने और जेडीयू ने फिक्स कर दिया बिहार में जंगल राज का। अब पूरे सारे टाइम आरजेडी की सारी ऊर्जा उसी में समाप्त होती है, उसी में चली जाती है कि इसका सफाई देने में। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ प्रशांत किशोर एजेंडा सेट कर रहे हैं और बीजेपी उस पर सफाई दे रही है, बीजेपी उस पर रिएक्ट कर रही है, बीजेपी उस पर काम कर रही है जैसे जो एजेंडा वो सेट कर रहे हैं। तो ये भी उनकी ताकत है कि जो जिसका एजेंडा चलेगा वही चुनाव में आगे रहता है। तो एक तो ये कारण था कि जो वो यमराज के रास्ता देख लेने का, और दूसरा कारण ये है कि ज्ञानेश्वर जी, अगर मुकाबला नजदीक का होता है, मतलब 50-51 हजार का जो अंतर था वो घट के 10-20 हजार आता है जी, या फिर प्रशांत किशोर इससे भी नजदीक चले जाते हैं या जीत जाते हैं, तो ये तभी होगा जब बीजेपी का अपना कोर वोट टूटेगा। बिल्कुल, उसके बगैर नहीं। तो उसके एंटी बीजेपी वोट को जुटा करके आप अंतर 50,000 से कम नहीं कर सकते। 50,000 से कम अंतर अगर करना है तो आपको बीजेपी का वोट तोड़ना होगा, बीजेपी का वोट तोड़ना होगा, आरजेडी के वोट को भी साथ लेना होगा। जैसे मुसलमान टूटे हैं, यादव भी टूटे हैं जी। हम एंटी बीजेपी वोट की बात कर रहे हैं, एंटी बीजेपी वोट की बात नहीं कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी। एंटी बीजेपी वोट पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्ञानेश्वर जी कुल मिलाकर के 74-75 हजार है, जो ट्रेडिशनली एंटी बीजेपी वोट है, वो उससे ज्यादा नहीं है। 3,10,000 के करीब वोट है जो बीजेपी का कोर वोट है। 3,10,000 वोट, 1,35,000 वोट पूरा का पूरा फॉरवर्ड का वोट बीजेपी का वोट है, कोर वोट। 1,29,000 में से अगर आप 30-35 हजार यादव का वोट हटा दें तो 1 लाख वोट ओबीसी का, मतलब जिसमें वैश्य हैं और कोयरी कुर्मी हैं, वो पूरा वोट बीजेपी का है। ईबीसी का वोट जो 50,000 के करीब है, जिसमें ज्यादातर चंद्रवंशी हैं, वो कोर वोट है बीजेपी का। और दलित का एक बड़ा हिस्सा जो है बीजेपी के साथ है, चूंकि दलित के सारे बड़े नेता आप कहिए, चाहे पासवान कहिए, मांझी कहिए, पासी कहिए, सब बीजेपी जेडीयू के पास है। तो आपके पास 3,80,000 में से लगभग 3 लाख वोट बीजेपी का कोर वोट है। तो प्रशांत किशोर अगर कड़ा मुकाबला देना चाहते हैं, देंगे, मतलब अगर देते हैं वो, और नजदीकी मुकाबला होता है, तो ये तभी होगा जब बीजेपी का कोर वोट टूटेगा। बीजेपी का कोर कौन सा वोट टूटेगा, ये असली सवाल है जो अब देखने की बात है, और जिसको लेकर के बीजेपी भी चिंतित है कि ये जितने वोट बताए हमने, फॉरवर्ड का कोर वोट टूटेगा, ओबीसी का कोर वोट टूटेगा जिसमें वैश्य भी है, कोयरी कुर्मी भी है, या ईबीसी का वोट टूटेगा, कौन सा कोर वोट बीजेपी का टूटेगा, ये असली सवाल है। और उसी से प्रशांत किशोर की ताकत बढ़ेगी। तो बीजेपी को ये चिंता भी लग रही है। प्रशांत किशोर भी अगर रेखा गुप्ता की तरह या उसके पहले लव सिन्हा की तरह 40-45 हजार वोट पर सिमट जाते और 10-20 हजार वोट आ जाता, मान लीजिए तीसरे कैंडिडेट को भी, तब भी बीजेपी को चिंता नहीं थी। उतना वोट तो मान के चलते हैं कि हमारा विरोधी वोट है वो जाएगा ही। लेकिन फर्ज करिए प्रशांत किशोर अगर 70 हजार वोट ले आते हैं या प्रशांत किशोर 80 हजार वोट ले आते हैं, तो ये इसमें आधा वोट ज्ञानेश्वर जी बीजेपी का कोर वोट होगा। तो ये सवाल असली है कि जब ये वोट टूटना शुरू हो जाएगा एक बार बीजेपी को, अभी तो बीजेपी का ये कोर वोट नहीं टूटता है क्योंकि उसके पास, इस कोर वोट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है।
अपनी जी। जाति के जहां उम्मीदवार होते हैं वहां थोड़ा बहुत लोग दे देते हैं, बाकी सब वोट एक तरफा बीजेपी को जाता है। ये वोट नहीं टूटता है। तो ये वोट अगर टूटेगा, बीजेपी की चिंता है, तो उसके बाद ये भी रास्ता देखने की तरह है। फिर तो ये वोट टूटने ही लगेगा। एक बार बिल्कुल, जब अलाइन बिल्कुल। करेगा किसी एजेंडे की वजह से, तो वो फिर हो सकता है कि उसके साथ जुड़ जाए। और संभावना ये भी इसलिए है ना कि सामने से राजद नहीं लड़ रहा है, सामने से प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। बिल्कुल। ये जो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी, अगर आरजेडी का खतरा दिख रहा होता कि भाई हम्म। हम अगर बीजेपी को साथ नहीं देते हैं, बीजेपी का साथ नहीं देते हैं, तो आरजेडी आ जाएगी, तब तो ये वोट नहीं टूटता। लेकिन अब वो हम्म। डर भी नहीं है कि आरजेडी आ जाएगी। वो डर दो कारणों से नहीं है। एक कारण तो यही है कि बाई इलेक्शन है एक सीट का, और 200 सीटें हैं जी। अभी एनडीए के पास, तो आरजेडी नहीं आ सकती है। और दूसरा, बिल्कुल। आरजेडी का कैंडिडेट भी लड़ाई में नहीं है, तो वैसे भी नहीं आ सकते हैं। और हम्म। तीसरा ये कि भाई प्रशांत किशोर अपने ही हैं। ये जो धारणा है मानने की कि एक बड़े वर्ग के अंदर के प्रशांत किशोर भी अपने ही हैं, तो वो फिर वो मुश्किल है फिर कि वो जा सकता है सहज रूप से प्रशांत किशोर के साथ, कि उसमें क्या हो गया, हम प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं। और बीजेपी को छोड़िए, ये जो अपोजिशन की पार्टी ने प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट बता बता करके इतना स्टैब्लिश कर दिया है कि कुछ जी। ऐसे भी लोग होंगे जो मानते होंगे कि प्रशांत किशोर बीजेपी के ही आदमी है। हम्म। तो जो हमारे यहाँ, हम लोग के यहाँ कहावत है कि घी कहाँ गिरा तो दाल में, तो दे दो प्रशांत किशोर को, ये भी वोट बीजेपी को ही जा रहा है। तो हम्म। ये कई कई ऐसे पहलू हैं जिन सबका जवाब बीजेपी को देना है, घूम घूम के देना है। ये कहना है कि ये बीजेपी के आदमी नहीं है। ये हम्म। बताना होगा कि भाई इनके साथ आप कास्ट लाइन पर मत जाइए, ये बीजेपी विरोधी हैं। इनके हम्म। ये बीजेपी को समझाना होगा कि आप इनको वोट देंगे तो हो सकता है कि आगे ये कांग्रेस के साथ चले जाएं, एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये हम्म। सारी चीजें बीजेपी को समझानी होंगी, ताकि एक तो ये मैसेज न जाए कि वोट टूट रहा है आपका, और वो वोट टूट करके आपको आगे के लिए एक रास्ता बना सकता है कि आप चुनाव हार सकते हैं। ये दो, बिल्कुल। मतलब ये चिंता का कारण हो गया। बीजेपी इस वजह से चिंतित है। सिंपल इलेक्शन हम्म। होता कोई बात नहीं होती, लेकिन इसका क्या क्या मैसेज बन सकता है, हम लोग उस पर बात कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर उसका मैसेज बना सकते हैं। तो जी। इसलिए बीजेपी उसको समाप्त कर देना चाह रही है, चुनाव हरा करके उनको। और इसी के लिए इतनी मेहनत भी हो रही है ज्ञानेश्वर जी की, इतना जी। परिश्रम हो रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डेरा डाला हुआ है, मुख्यमंत्री के ऊपर जिम्मेदारी है। और अभी तो अंदर खाने बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जो आपने कहा कि सोमवार से दिखाई देंगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे और दिखाई देगा। और भी जो कारपेट बॉम्बिंग जिसको बोलते हैं, वो कारपेट बॉम्बिंग होगी। सारे नेता बिल्कुल। सड़क पर होंगे, तमाम तरह के वादे घोषणाएं होंगी। और कई तरह के, ये भी जो वो चर्चा जो थी कि पैसे खाते में जाएंगे, पता नहीं वो सब जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन इस तरह के बहुत सारे उपाय किए जाएंगे। हम्म। और अब देखिए नैरेटिव, ना कि नित्यानंद राय पिछले कई दिनों से गली गली खाक छान रहे हैं। हम लोगों ने कहा था प्रशांत किशोर के सामने भाजपा नेताओं को गाड़ी पर चढ़कर प्रचार नहीं करना होगा, पैदल चल रहे हैं। अब जब हम लोग कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मालूम हुआ है कि वह लालजी टोला पहुंचने वाले हैं। वह लालजी टोला मोहल्ला जो यादवों का मोहल्ला है, जहां कभी बीजेपी का झंडा नहीं लगता था, वहां नित्यानंद राय पहुंच रहे हैं। वहां के नेता आनंद मधुकर यादव को पहले पार्टी में शामिल कराया गया है। और इस तरीके से तमाम नेतागण और नित्या, आज हमने सुबह देखा पूरे गांधी मैदान में भाजपा का झंडा लेकर रामकृपाल यादव प्रचार कर रहे हैं। जो सुबह लोग सैर करने आते हैं, ऐसे रामकृपाल यादव की सुनवाई तो वहीं होती है रोज सुबह, लेकिन बीमार थे तब भी वह भारी सा झंडा लेकर पूरे गांधी मैदान में चक्कर लगा रहे थे। और तेजस्वी यादव गायब है। देखिए, तेजस्वी महागठबंधन की उम्मीदवार है रेखा गुप्ता। चलिए, तेजस्वी यादव नॉर्वे में है, कहां है नहीं पता, लेकिन क्या कांग्रेस के भी किसी नेता को हम लोगों ने गहनता सघनता के साथ प्रचार करते देखा? नहीं देखा। न माले को देख रहे हैं कोई बड़ा नेता। कल मुझे राजद के एक नेता बता रहे थे कि किसी ने संजय यादव से बातचीत की, माननीय सदस्य राज्यसभा और नंबर 2 माने जाते हैं, अभी थोड़ी सी दूरी है। पूछा कि क्या करना है बांकीपुर में। उन्होंने कहा कि बांकीपुर में क्या करना है क्या नहीं करना है यह बताया जा चुका है, आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो ये सारे संदेशे आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव फिर वही कह रहे हैं, तेजस्वी यादव गायब हैं। ऐसे में चाहे आप मंदिरी में बात कर लें, भगवतपोखर में बात कर लें, राजापुर में बात कर लें, लालजी टोला में बात कर लें, गुड़िया टोली में बात कर लें, जहां यादव है, मुसलमान तो पहले ही टूटे हुए हैं। यादवों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें बीजेपी के साथ चले जाना है, क्योंकि मंदिरी मोहल्ले में नितिन नबीन ने इतनी बड़ी सौगात दी है। जो नाला था उस पर सड़क बन गई कि वहां के यादवों को लग रहा है कि अरे नितिन जी तो नितिन भैया हैं, नितिन है, सब कुछ है। वो किसी को बाबा कहते हैं, किसी को चाचा कहते हैं, किसी को बाबूजी कहते हैं, किसी को भैया कहते हैं। तो और तेजस्वी यादव का कोई संदेश नहीं आ रहा है। तो यादव मत भी 3 जगह जाते हुए दिखाई पड़े, जिन्हें सरकार के खिलाफ वोट देना है, जिन्हें बीजेपी के खिलाफ वोट देना है। उन्हें लग रहा है कि राजद को वोट देने का मतलब बर्बादी है, प्रशांत किशोर को ही वोट दे देते हैं। तो ये स्थिति है।
हाँ। ये बात तो है ही कि प्रशांत एंटी जो एकदम एंटी है, बीजेपी एंटी है, उसको लगता है कि बीजेपी के खिलाफ ही वोट देना है, वो प्रशांत किशोर को दे देगा। और जो कामकाज से खुश हैं या निजी संबंधों की वजह से, जो आनंद मधुकर का निजी संबंध हो या नित्यानंद राय के निजी संबंध हो या रामकृपाल यादव का निजी संबंध हो, उसकी वजह से या नितिन नवीन के निजी संबंधों की वजह से अगर 5-10%, 20% वोट चले जाए तो ये तो बोनस होगा ना बीजेपी के लिए। फिर अगर कुछ वैश्य वोट टूटता है रेखा गुप्ता की वजह से, तो वो बैलेंस हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये होगा, ये तो बारीक प्रबंधन बीजेपी अपने लेवल पर कर ही रही है। लेकिन ये जो तीसरा पहलू हम लोग की आज की बातचीत का था, वो यही था कि अपोजिशन का क्या पॉलिटिक्स हो, बिल्कुल, और अपोजिशन क्यों इस तरह से गैर हाजिर है चुनाव मैदान में। ये इसको लेकर के इसको जरा बड़ी तस्वीर पहले देखें तो ये ज्ञानेश्वर जी धारणा है, दिल्ली में जिन लोगों से बात हो रही है, और अभी तो काफी राजनीतिक गतिविधियां दिल्ली में तेज थी क्योंकि सोनम वांगचुक का वो प्रदर्शन धरना चल रहा था, और वहां एक कॉकरोच जनता पार्टी का वो चल रहा था, भूख हड़ताल पर बैठे थे सोनम वांगचुक। तो उसमें सीपीएम सीपीआई के लोग जा रहे थे, समाजवादी पार्टी के लोग जा रहे थे, कांग्रेस के भी लोग गए, तो राजनीतिक गतिविधियां तेज थी। उस पर जिन लोगों से उस बीच बात, भरत तिवारी की मां भी कल पहुंच गई थी, याद कीजिएगा, उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। भरत तिवारी की मां भी पहुंच गई थी वहां जंतर मंतर पर, वहां है, वहां उनके अपना एक लगा हुआ है उनका, उनके न्याय की मांग करते हुए वहां लोगों की भीड़ है। हमने देखा वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी वहां। ये बल्कि हमको एक समय तो ऐसा दिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी से ज्यादा लोग उनके पास थे वहां। तो ये वहां भीड़ जुट गई थी उनके पास। ये अब इसमें जो तेजस्वी यादव को लेकर के जो हम कह रहे थे, यहाँ जो चर्चा है वो ये है कि लोगों के मन में, लोगों को ये फील किया लोगों ने कि विधानसभा चुनाव भी पूरा दम लगा करके पूरी ताकत से उन्होंने नहीं लड़ा है तेजस्वी यादव। एक तरह से छोड़ दिया गया लड़ाई को, कांग्रेस के साथ संबंध बिगाड़े गए, कैंडिडेट्स के में काफी मगजमारी की गई, 10 सीटों पर दोस्ताना लड़ाई कर दी गई, तो लड़ाई खराब किया है आरजेडी ने। ये मैसेज है कि बिहार में 2025 के नवंबर में आरजेडी ने लड़ाई अपनी खराब कर दी, कमजोर तरीके से लड़ा, वैसे ही जैसे मायावती उत्तर प्रदेश में लड़ती है। तो जैसे उत्तर प्रदेश में हो गई, पैसिव हो गई, वो बहुत एग्रेसिवली नहीं लड़ी, उन्होंने कैंपेन नहीं किया बहुत अच्छे से। अगर ये धारणा सही हो जाती है, मतलब हमने तो सुना वहीं पर, अगर ये धारणा बन रही है तो ये लॉन्ग टर्म में तेजस्वी यादव बहुत नुकसान करेगी, क्योंकि लोग फिर दूसरा अपोजिशन खोजेंगे। मायावती के साथ यही मैसेज चला गया कि आप बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, या बीजेपी के डर से कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा है बहुत हिम्मत करके और बड़ी मेहनत करके, तो फिर लोग दूसरा विकल्प खोजने लगते हैं। उनको दिख रहा है कि प्रशांत किशोर बड़ी हिम्मत से लड़ रहे हैं, साफ आंख में आंख मिला करके बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं, इश्यूज भी उठा रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, तो लोग उनको हो सकता है उनकी तरफ शिफ्ट होने लगे। तेजस्वी यादव के बारे में अगर ये मैसेज आता है, और इस बाई इलेक्शन को लेकर के भी यही मैसेज है कि पहले ही आपने गिव अप कर दिया, पहले ही लड़ाई छोड़ दी है तेजस्वी यादव, वो नहीं लड़ रहे हैं वहां, और जो लड़ भी रहे हैं वो बीजेपी को जिताने के लिए लड़ रहे हैं, मतलब प्रशांत किशोर का नुकसान करने के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये धारणा बनती है कि आप डर से या किसी लालच से या किसी समझौते के तहत अगर अपनी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ पूरी ताकत से नहीं लड़ते हैं, तो इनको कैंडिडेट को लोग छोड़ देंगे ज्ञानेश्वर जी, और सबसे पहले मुसलमान छोड़ेंगे। बिल्कुल, मुसलमान अपनी लड़ाई में फिर दूसरा मसीहा अपना खोजेगा, और ये इस बात को गंभीरता से समझने की जरूरत है। बीजेपी की ये भी एक चिंता है, और तेजस्वी यादव की भी चिंता होनी चाहिए है कि अगर प्रशांत किशोर एक समीकरण बनाते हैं फॉरवर्ड्स का, जिसकी शुरुआत वो ब्राह्मण भूमिहार से अगर करते हैं, तो ये 6% से ज्यादा वोट है ज्ञानेश्वर जी। 6% तो लोग ऐसे जनगणना में आएगा कि 6% है या 6% से ज्यादा है, लेकिन वो लोग मानते हैं कि इससे थोड़ा ज्यादा वोट है। आप ये देखिए कि कितना वोट है कोयरी कुर्मी का, कोयरी कुर्मी का वोट भी 7-8% ही है, लेकिन नीतीश कुमार ने उसके इर्द गिर्द एक ताना बाना बुना ना, यादव और मुस्लिम का जो वोट लालू यादव का था, उसके विरोध में एक ताना बाना 3% वोट से ही तो बुनना शुरू किया था नीतीश कुमार ने। 3% वोट से, कुर्मी चेतना रैली से 3% वोट से उन्होंने एक ताना बाना बनाना शुरू किया था, और बना के कामयाब हो गए थे। अगर प्रशांत किशोर यहाँ जीतते हैं या लड़ाई मजबूती से लड़ के अच्छा वोट ले आते हैं, तो वो ताना बाना बुन सकते हैं ब्राह्मण और भूमिहार को मिलाकर के 6% 7% वोट के साथ। उसमें हो सकता है कुछ राजपूत भी जुड़े, और अगर दिखने लगा मुसलमान को कि भाई तेजस्वी के पास 14% है, लेकिन प्रशांत किशोर भी 8-10% का एक वोट ले आ रहे हैं अपने साथ, तो मुसलमान उनकी तरफ भी जा सकता है कि क्या पता ये जीत जाए, तेजस्वी तो नहीं हरा पा रहे और लड़ भी नहीं पा रहे, कम से कम ये लड़ तो रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म में किसी संभावना को, एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल एक काल्पनिक स्थिति की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी, चूंकि ऐसा हो चुका है। ऐसा हो चुका है कि लोग अपोजिशन के लिए, भाई 2% वोट था ब्राह्मण का, जयललिता इतने बार मुख्यमंत्री हुई ना, उन्होंने दूसरी जातियों को जोड़ करके समीकरण बनाया ना। तो ये समीकरण जो नीतीश कुमार ने बनाया, वो प्रशांत किशोर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बीजेपी मायावती भी दोबारा ब्राह्मणों से ही बनी, ब्राह्मणों से ही बनी, उन्होंने जोड़ा अपने साथ। उनके पास भी जो दलित का पूरा वोट मिलाकर के 20% है, उसमें भी जाटों 10-11% ही।
लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ब्राह्मण को जोड़ा, ब्राह्मण जोड़ा तो मुसलमान भी आ गया। फिर वो पूर्ण बहुमत के साथ 207 सीट जीत करके वो पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। तो ये ऐसा हो जाए कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि मुसलमान वो अगर तेजस्वी यादव मान रहे हैं, आरजेडी मान रही है कि बंधुआ है, तो वो बंधुआ नहीं है, वो बार बार परेशान होकर के देखता है कि भाई आप हरा नहीं पा रहे और ठीक से लड़ भी नहीं रहे, तो आपके पीछे क्यों लगेगा? आप लड़ते हुए दिखाई देते, तो वो भी नहीं हो रहा है। ये एक बड़ी बात है जो इस चुनाव में हम लोग को देखने को मिल रही है। और आपने कहा, ये देखिए जो पटना के इलाके में तो सीपीआई-एमएल का बड़ा अच्छा मजबूत आधार है भाई। दीघा में भी ये पार्टी अच्छा लड़ी थी, फुलवारी अच्छा लड़ती है, फतुहा, सब ये सब सीटें तो बहुत अच्छा लड़ती है कम्युनिस्ट पार्टियां, लेकिन उसके नेता भी कोई क्यों नहीं दिख रहे हैं? उसके भी माले के नेता नहीं दिख रहे हैं वहां, और कांग्रेस के नेता घर बैठे हुए हैं। अगर उनको सपोर्ट ही करना है प्रशांत किशोर को, तो सपोर्ट कर दीजिए। ये मौका भी क्यों देरी कर रहे हैं? अगर सपोर्ट करना है तो कर दीजिए। ये तमाम अपोजिशन के अंदर का कंट्राडिक्शंस है, उनके पैराडॉक्स हैं जो अभी दिख रहे हैं। अगर ये सब इसी तरह लोग भी वॉच करते हैं, लोग देखते रहे कि सारे अपोजिशन की पार्टियां, चाहे लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सब चुपचाप बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं और अकेले प्रशांत किशोर बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो कोई हैरानी नहीं होगी कि लोग उनके पीछे मोबिलाइज होना शुरू। वो सब चीजें इस चुनाव से तय होंगी, इसलिए भी ये चुनाव बांकीपुर का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, बांकीपुर का चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई निर्णय होंगे बांकीपुर के नतीजों के साथ कि बिहार की राजनीति आगे और कौन से धुरी पर, कौन सी धुरी पर, कौन से कोण पर कौन कहां बैठेगा, यह भी स्पष्ट होगा। तो बांकीपुर की चर्चा जारी रखेंगे। बांकीपुर में दिलचस्पी है और पूरे देश की नजर है। लग रहा है कि बिहार में कोई बहुत बड़ा चुनाव हो ही रहा है। हम तो कह ही रहे हैं कि जितने राजनीतिक शोधार्थी हैं उन्हें बिहार आकर बांकीपुर का उपचुनाव देखना चाहिए। तो चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।